some of the students might think or come to a conclusion कि हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक फंक्शंस या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस या कुछ लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशंस चैप्टर शुरू कर दिए। मेरा यकीन मानिए स्टूडेंट्स, अभी भी हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं। ऑल्दो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में एज अ पार्ट हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस का वो हिस्सा कवर कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में आपको काम आने वाला है। ऑल्दो जो चैप्टर आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस वो हम डिटेल्ड मैनर में एनीवे पढ़ेंगे आने वाले वक्त में, जिसमें ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक, हर एक एक्सप्रेशन इन इक्वेशन के बारे में एक अच्छा डिस्कशन हम उस वक्त करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं इनके बेसिक्स कवर करवा रहा हूं, जो आपको अभी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में पता होने चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो आप कर रहे हैं आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की। ये रिसोर्स हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्ड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये एक सेल्फ पेस्ड रिसोर्स रहने वाला है जिसके सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर हमेशा अवेलेबल होंगे आपके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। इन सारे वीडियोस को बहुत कॉम्प्रहेंसिवली, बहुत मेटिकुलसली, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में बनाया जा रहा है, जहां हम पहले फोकस कर रहे हैं आपके हर तरीके के कंसेप्ट को बिल्ड करने को लेकर, जिसे कई सारे एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन से आपको सिखाया जाता है। जब हम अभी फिलहाल जो शुरुआत हमने एल्जेब्रा से की है, जिसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर शिफ्ट होंगे, देन ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिगो के बाद कैलकुलस एंड फाइनली वेक्टर्स इन 3D। इस तरीके से इस फेज को कंक्लूड कर लेने के बाद हम शिफ्ट होंगे मेंस में पूछे गए आईआईटी जेईई जो आपकी एग्जाम है इसके मेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर, और मेंस के पीवाईक्यूज कर लेने के बाद फाइनली हम जेईई एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर अपना डिस्कशन रिवॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपकी चीजें प्लान्ड है। अगर मैं आपको लास्ट लेक्चर के ही पार्ट को कंटिन्यू करने को कहूँ तो मैं आपको जो थॉट, जो आइडिया बिल्ड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, जो अभी तक प्रोसेस हमने समझी वो बड़ी बेसिक सी है कि आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है जिसे हम कह रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसमें ये बात हमेशा नोन है कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। इस एक्सप्रेशन के बारे में अभी मैं सिर्फ आपको मैक्सिमा या मिनिमा का आइडिया देना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन आपको मिलता है, ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू अ परफेक्ट स्क्वायर, और उसके थ्रू आप इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू डिपेंडिंग ऑन ए आप निकाल पाएंगे। ऑल्दो आने वाले वक्त में जब हम पैराबोला पढ़ेंगे या फिर इवन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे या फिर इवन आज ही के लेक्चर में होपफुली मैं ग्राफ्स के थ्रू आपको और क्लैरिटी दूंगा कि कैसे मैक्सिमा और मिनिमा को लेकर हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के दौरान डिस्कस की गई बातें याद दिलाऊं तो मोटा मोटा जो आइडिया हमने डिस्कस किया था वो कुछ इस तरीके से कि आपके पास आपका यही एक्सप्रेशन जो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसे हम लिख पा रहे थे कुछ इस तरीके से दैट ए टाइम्स होल ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, इफ यू हैवंट फॉरगॉटन ऑल दिस जो अभी फिलहाल मैं आपको कह रहा हूं। इस बात में बस इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, चूंकि ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू मिनिमम जो होगी वो जीरो होगी। आई होप यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड। इवन इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम भी होगी किसी केस में तो जो भी होनी है वो होनी है, क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा। पर चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो एनीवे जीरो होगी, और वो भी कहाँ होगी, माइनस बी बाई टू ए पर। यानी जब x माइनस बी बाई टू ए होगा तो माइनस बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू ए मिलकर जीरो बना लेंगे और ये एक्सप्रेशन आपका जीरो हो जाएगा। उस केस में आपके पास सिर्फ ये एक्सप्रेशन बच जाता है जिसमें फिलहाल आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे मैं थोड़ी देर के लिए डी से डिनोट करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, बस थोड़ा पेशेंस रखिए, आने वाले समय में आपको चीजें समझ आएंगी। मान लीजिए जो यहाँ लिखा हुआ एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या होता है, क्या करता है, आने वाले वक्त में बातें करेंगे। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब x माइनस बी बाई टू ए होता है तो आपका जो ये एक्सप्रेशन है, जैसे अगर मैं कहूँ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स जो होता है यानी एक्स की जगह अगर मैं माइनस बी बाई टू ए रख दूं तो एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए जो होता है आपका, ये पार्ट तो जीरो हो जाना है। फिर ये जो ए है इस
ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाना है, तो फाइनली जो आपके पास बचेगा वो बचेगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को आई होप आप जानते हैं हम डी से रिप्लेस करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट आपको मिला है एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू है और फंक्शन की वैल्यू माइनस डी बाई फोर है, ये दो काफी क्रूशियल वैल्यूज होने वाली हैं आपके लिए आने वाले वक्त में। मेरा यकीन मानिए, अगर आपके एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मिलनी है अगर आपको, अगर, तो इस x की वैल्यू पर मिलेगी और ये होगी। और सेम अगर आपको आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है तो वो भी x की इसी वैल्यू पर मिलेगी और ये होगी। ये मिनिमम और मैक्सिमम क्या मिलनी है, क्या होगी, ये वाला डिस्कशन ही अब मैं आपके साथ करने वाला हूँ। ऑल्दो घबराइएगा नहीं, बहुत क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं और मैं आपको चीजें समझाने वाला हूँ कि चीजें कैसे होती हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को लेकर। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, इस एक्सप्रेशन में अगर इसे मैं एक इक्वेशन में कन्वर्ट करूं, यानी अगर मेरे को मुझे कोई कल को कहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आपको दिया जाए और कहा जाए इसके रूट्स बताइए, तो इसके रूट्स अगर आपने पढ़े हों 10th स्टैंडर्ड में बाय यूजिंग ईदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला टर्म जो आपने सीखा होगा, या फिर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जो आपके पढ़ा है आपने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, इन दोनों फॉर्मूले से आप इसके रूट्स निकालते हैं। ये रूट्स का मतलब अगर मैं आज आपको ज्योमेट्रिकली समझाने चाहूँ तो कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स की, याद रखिएगा। दो केसेस पर हम बात करेंगे, एक वो जब ए ग्रेटर देन जीरो है और दूसरा वो जब ए लेस देन जीरो है। आई होप आप ये बात बखूबी जानते हैं कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ऐसा आप सभी ने पढ़ा होगा, जो कि हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर ये एक बेसिक नॉलेज है 10th स्टैंडर्ड में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ते वक्त एक्सप्लोर करते हैं कि अगर आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो ग्रेटर देन जीरो है तो आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स जो होते हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। आई होप आपको ये बातें याद है जो मैं कह रहा हूँ। अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो रूट्स रियल तो होते हैं, रूट्स रियल तो होते हैं बट वो इक्वल होते हैं, अगर आपको बात याद हो। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए स्टूडेंट्स, तो हमें बात ये याद होनी चाहिए कि रूट्स उस केस में इमेजिनरी या टेक्निकली बीइंग मोर स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स होते हैं और वो अभी भी डिस्टिंक्ट होते हैं। ये क्या सारी बातें मैं करना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, इन पॉइंट्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कुछ केसेस के। बड़े गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये बात जो मैं कहने जा रहा हूँ इस पर क्लैरिटी आपको मिलेगी जब आप पैराबोला चैप्टर पढ़ रहे होंगे। तो अभी बस मान लीजिए मेरी बात को एज अ फैक्ट कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। ऐसा क्यों है, वो आने वाले समय में जब आप पैराबोला चैप्टर पढ़ेंगे बहुत क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे। अगर मैं थोड़ा बहुत भी बेसिस आपका बिल्ड करूं और मैं कहूं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ को लेकर आप क्या आइडिया रखते हैं, तो आपके जहन में ये ख्याल आना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ऑल्दो नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट समवट लाइक दिस, इस तरीके से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप बनता हुआ पाएंगे। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब पावर टू में किसी इक्वेशन से आप डील करते हैं, यानी बेसिकली जब आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से डील करते हैं तो इनके ग्राफ टेक्निकली पैराबोला बनते हैं। ये क्यों बनते हैं मेरा यकीन करिए, जब हम कोनिक सेक्शन चैप्टर पढ़ेंगे आप डिटेल में समझेंगे। तो अभी बस इस बात को फैक्ट मान लीजिए कि चीजें इस तरीके से बिहेव करती हैं। अब अगर एक पैराबोला है तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर किस तरीके से अपनी पोजीशन स्टैब्लिश कर सकता है, मैं इस स्टेटमेंट पर अब आपको थोड़ा वाकिफ करवाना चाह रहा हूँ। तो अगर इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूँ तो गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। मान लेते हैं आपके पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, राइट। सो इमेजिन यू आर हैविंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अब अगर आपके पास एक पैराबोला है तो किस किस तरीके से बन सकता है, फिलहाल इस सेंस में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए वो हो सकता है कुछ इस तरीके से बन रहा हो, वो हो सकता है कुछ इस तरीके से बन रहा, कुछ इस तरीके से बन रहा हो, वो हो सकता है कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस को टच करके बन रहा हो, वो हो सकता है इस तरीके से बने, वो हो सकता है कुछ इस तरीके से बने, या फिर वो हो सकता है इस तरीके से बने। कोई कहेगा सर ऐसे भी तो बन सकता था, कोई कहेगा सर ऐसे भी तो बन सकता था, कोई कहेगा ऐसे भी तो बन सकता था। मेरा यकीन मानिए जो शुरुआत में आपको 6 तरीके बताए गए थे उन्हीं तरीकों से बनेगा। क्यों? अगेन मेरे पास वजह सिर्फ इतनी सी है कि वक्त के साथ आप समझ जाएंगे जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे पैराबोला। अभी फिलहाल बस बातों को एक्सेप्ट कर लीजिए द वे दे आर।
तो अगर मैं शुरुआत करूँ अपने पहले थॉट के साथ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ को लेकर, कि 3 केसेस पर हमने बात की है। पहला केस ये कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, दूसरा केस डिस्क्रिमिनेंट 0 है और तीसरा केस डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। तो क्या चीजें बनकर निकल कर आती हैं, इन पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करेंगे इन ग्राफ्स के थ्रू। बड़े गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, काफी सारे न्यूएंसेस आप बिल्ड करेंगे। एक केस वो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, एक केस वो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है और एक केस वो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। अच्छा, मैं मान लेता हूँ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और ए भी ग्रेटर देन 0 है। यानी मैं किस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, अपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, जहाँ पे सारी चीजें जो डिसाइड कर रहे हैं वो एक तो ए करता है और एक आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी जो वैल्यू आप निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac वो ये करता है। ये दोनों ग्राफ डिसाइड करने में आपकी बड़ी मदद करते हैं। कैसे? बस पेशेंस के साथ देखते जाइए और अभी फैक्चुअली चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिए। पैराबोला चैप्टर में आप रीजन के साथ समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला स्टेटमेंट मेरा आपको ये है कि अगर आपके पास एक ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये ग्राफ है। अब अगर d ग्रेटर देन 0 है और a पॉजिटिव है, तो पहली बात, अगर a पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला अपवर्ड फेसिंग बनेगा। जब जब आपका a पॉजिटिव होगा, आपका पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा, मतलब उसका ओपनिंग जो है वो टॉप की तरफ होगा। डी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब होता है रूट्स जो होंगे आपके वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। आई होप ये बात आपको बहुत क्लियरिटी के साथ याद है। तो रूट्स के रियल और डिस्टिंक्ट होने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा और वो पॉइंट्स ही टेक्निकली अल्फा और बीटा होंगे। और इस तरीके से कहीं ना कहीं, आई एम नॉट सेइंग यहीं, बट कहीं ना कहीं आपके पास वाई एक्सिस होगा। तो ये आपका वाई एक्सिस होगा और इसी तरीके से यहाँ कहीं आपका ये जो है आपका एक्स एक्सिस होगा। इफ यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड जो मैं यहाँ तक आपको कहना चाहता हूँ। सो दिस ओवर हियर इज योर एक्स एक्सिस। ये कौन सा सिनेरियो हमने बनाया स्टूडेंट्स, जब आपका डी ग्रेटर देन 0 है और ए भी ग्रेटर देन 0 है। ए ग्रेटर देन 0 होने का मतलब होता है ग्राफ की ओपनिंग अपवर्ड होगी और डी ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है आपका एक्स एक्सिस दो पॉइंट्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होगा। क्या ये स्टेटमेंट आप सभी को समझ आया? अब अगर ये स्टेटमेंट समझ आया है तो मैं दूसरा सिनेरियो बिल्ड करना चाह रहा हूँ। जब d नेगेटिव हो, रादर इसे इस तरीके से समझते हैं, जब d पॉजिटिव हो लेकिन a नेगेटिव हो। आई रिपीट, जब a पॉजिटिव था तो ग्राफ आपका अपवर्ड फेसिंग था, तो अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ आपका डाउनवर्ड फेसिंग होगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब अगर ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं। पैराबोला किस तरीके से ड्रॉ होगा? कुछ इस तरीके से। क्या अभी भी एक बात श्योर है कि डी अभी भी आपका जो दूसरा केस हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिस वाज द केस 1 स्टूडेंट जो हमने पहले एक्सप्लोर किया, अब जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं दैट्स केस 2। तो केस 2 में भी डी आपका ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 मतलब अभी भी जो रूट्स होंगे स्टूडेंट्स वो कैसे होंगे? वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? इट मीन्स कि अभी भी आपके पास एक्स एक्सिस पर ये जो कर्व है दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन देगा। वाई एक्सिस कहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर कि यही हो। बस मैं आपको ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि जिन दो पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस इस कर्व को इंटरसेक्ट करेगा या ये कर्व एक्स एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा वो आपके दो डिस्टिंक्ट रूट्स रहेंगे। और ये ग्राफ देखो, पहले वाले केस में जब ए पॉजिटिव था तो ओपनिंग अपवर्ड थी, आप देख पा रहे होंगे। दूसरे वाले केस में जब ए नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड है, यानी पैराबोला डाउनवर्ड साइड एक्सटेंड होता चला जा रहा है। सो आई होप आप थोड़ा थॉट बिल्ड कर पा रहे हैं कि चीजें कैसे हो रही। अगर मैं आगे बढ़ूं तो दूसरे केस की तरफ मैं आता हूँ, अदर तीसरे केस की तरफ। तो केस 3 अब हम डिस्कस करेंगे जब डी आपका इक्वल टू 0 है, जब डी आपका इक्वल टू 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है। जब d इक्वल टू 0 होता है स्टूडेंट्स, हम कंक्लूड करते हैं कि रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। आई होप आपको याद होगा, दोनों ही रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। लेकिन a के नेगेटिव होने का मतलब है, a के पॉजिटिव होने का मतलब है आपका ग्राफ अपवर्ड फेसिंग होगा। आई होप आप भूले नहीं, यानी आपका ग्राफ तो अपवर्ड फेसिंग होगा, यानी पैराबोला अपवर्ड फेसिंग बनेगा कुछ इस तरीके से, अगर आप देख पा रहे हैं तो। लेकिन अब रूट्स रियल और इक्वल होंगे। रूट्स के रियल और इक्वल होने का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को सिर्फ एक एक पॉइंट पर टच करेगा, एग्जैक्टली एक पॉइंट, और वही पॉइंट अल्फा होगा और वही पॉइंट बीटा होगा। हालांकि वाई एक्सिस कहीं भी हो सकता है, तो वाई एक्सिस तो मैं कहीं भी रैंडमली बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पर ये बात आपको समझनी होगी स्टूडेंट्स कि आपका जो कर्व है वो अपवर्ड फेसिंग क्यों होगा। इफ यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट वेरी क्लियरली। यहाँ से अगर आगे बढ़े तो ग्राफ अगर अपवर्ड फेसिंग है आपका, तो इससे ये बात आई होप कंक्लूजन बहुत क्लैरिटी के साथ आप समझ पा रहे हैं कि ग्राफ अपवर्ड फेसिंग क्यों आया है।
ए की जगह क्यों टच किया एक्स एक्सिस को, क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 था। केस 4 की अगर मैं बात करूं तो केस 4 कुछ ऐसा है स्टूडेंट्स कि अभी भी डिस्क्रिमिनेंट तो 0 है, यानी आपके रूट्स रियल हैं और ऑफ कोर्स इक्वल हैं, पर इस बार जो आपका ए है वो नेगेटिव है। क्या ए नेगेटिव होने का मतलब आप समझते हैं, यानी कि आपका ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग होगा, यानी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा पैराबोला, लेकिन अभी भी एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा, क्योंकि आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, यानी वही पॉइंट अल्फा होगा, वही पॉइंट बीटा होगा, और कहीं ना कहीं आपके पास वाई एक्सिस होगा। डाउनवर्ड फेसिंग क्यों है, क्या ये बात आप बखूबी समझ पाए? अच्छा, दो केसेस और एक्सप्लोर करेंगे हम स्टूडेंट्स, ताकि हम फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात कर पाए। मैं फिफ्थ केस अगर आपको समझाना चाहूँ, मान लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है लेकिन ए पॉजिटिव। क्या आप मुझे बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होने का मतलब अल्फा और बीटा दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अल्फा और बीटा दोनों डिस्टिंक्ट हैं, और रूट्स आपके कैसे हैं, इमेजिनरी, विच मीन्स अल्फा एंड बीटा आर नॉट रियल, अल्फा एंड बीटा आर इमेजिनरी। सो रूट्स कैसे हैं स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स एंड अनइक्वल। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। दूसरी बात, ए पॉजिटिव है मतलब ग्राफ आपका अपवर्ड फेसिंग, यानी बनेगा अभी भी पैराबोला स्टूडेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, लेकिन अब ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये एक्स एक्सिस को कहीं भी इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि जहां ये पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कहा किया करता था वो पॉइंट हमारे रूट्स हुआ करते थे, पर अब रूट्स हैं ही नहीं, मतलब ये पैराबोला आपके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मैं सिक्स्थ और फाइनल केस की अगर बात करूं तो मान लेते हैं डी अभी भी नेगेटिव है लेकिन ए भी नेगेटिव है। डी के नेगेटिव होने का मतलब रूट्स आपके जो हैं इमेजिनरी होंगे और अनइक्वल होंगे। आई होप आप बात समझ पा रहे हैं, ये अनइक्वल मैंने लिखा था। और ए नेगेटिव है मतलब ग्राफ आपका डाउनवर्ड फेसिंग, यानी पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा, एक्स एक्सिस अब इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं क्यों, और कहीं ना कहीं आपके पास वाई एक्सिस भी रहा होगा। यहां तक अगर आपने क्लैरिटी बिल्ड की तो ये बातें मैंने क्यों समझाई, जरा इन बातों पर बात सुनिएगा स्टूडेंट। जब आपका ए पॉजिटिव था, जब आपका ए पॉजिटिव था, आई रिपीट इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, जब आपका ए पॉजिटिव था तो ये जो पॉइंट था जो आपके ग्राफ का मिनीमा था, ये आपके ग्राफ का क्या था स्टूडेंट्स, मिनीमा। ये मिनीमा इसलिए था क्योंकि आपकी ये वैल्यू जो रही होगी एक्स को लेकर, ये पॉइंट रहा होगा -b/2a, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू रही होगी वो रही होगी -d/4a। ये कब, जब आपका ए पॉजिटिव है। लेकिन अगर उसी केस में ए नेगेटिव हो जाता तो यही पॉइंट यहाँ पर आपका क्या बन जाता, मैक्सिमा। ये पॉइंट उस केस में इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू होती है। ऑल्दो मैक्सिमम वैल्यू अभी भी मुझे एक्स की वैल्यू -b/2a पर ही मिलती, लेकिन वो जो मैक्सिमम वैल्यू होती वो होती -d/4a। सो आई होप आप इन दोनों पॉइंट्स का मतलब समझ पा रहे हैं, दैट दिस इज रिलेटेड टू एक्स एंड दिस इज रिलेटेड टू वाई। वाई मतलब एफ ऑफ एक्स। आई होप अब आप थॉट समझ पा रहे हैं कि ग्राफ्स क्यों क्रूशियल हैं, क्वेश्चंस को और क्लैरिटी के साथ समझें। इस केस में जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो ये पॉइंट आपका जो है इस कर्व का मिनीमा होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ए आपके पास पॉजिटिव है, और उस केस में आपके पास ये वैल्यू ऑफ कोर्स जो एक्स की होगी वो होने वाली है -b/2a, और जो y की वैल्यू होगी, ऑल्दो इस केस में वो यहाँ टच कर रहा है ओरिजिन के पास, लेकिन टेक्निकली ये जो वैल्यू होगी जो ये टच करके यहाँ जो i की मिनिमम वैल्यू, दैट विल बी -d/4a। और आई होप आप जानते हो जब इस केस में d ही 0 हो गया तो -d/4a कितना हो जाना है स्टूडेंट्स, 0। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। जब a नेगेटिव होगा लेकिन d 0 होगा तो आपका ये पॉइंट जो होगा वो मैक्सिमा होगा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टूडेंट दैट इज अगेन -d/4a, जो कि टेक्निकली 0 होगी। आई होप अब आप बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें समझ पा रहे हैं। जैसे ए जब पॉजिटिव है इस केस में लेकिन अब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो ये पॉइंट आपका क्या मिलता है, मिनीमा। तो आप समझ पा रहे हैं ये जो पॉइंट आपको मिला है ये मिनीमा है। कहाँ है ये मिनीमा, इस वैल्यू पर x की जो कि है -b/2a, और ये मिनिमम वैल्यू कितनी मिल रही है स्टूडेंट्स, मिनिमम वैल्यू मुझे मिल रही है -d/4a। वहीं दूसरी ओर अगर a नेगेटिव होता, अगर a नेगेटिव होता तो उस केस में आपको इस कर्व का क्या मिलता, उस केस में आपको इस कर्व का मैक्सिमम मिलता। वो मैक्सिमम वैल्यू भी मुझे -b/2a पर मिलती, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती वो होती -d/4a। मैं आपको कंक्लूजन ये देना चाह रहा हूँ कि आप फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ केस को देखिए स्टूडेंट्स। जब आपका ए पॉजिटिव था, जब आपका ए पॉजिटिव था, या जब आपका ए पॉजिटिव था तब आपको तीनों ही केसेस में क्या मिलता है स्टूडेंट्स, तीनों ही केसेस में मिनिमम मिलता है।
और स्वाभाविक सी बात है मिनिमा ही तो मिलेगा, क्योंकि आप इस बात के कंक्लूजन को क्यों नहीं समझते कि जब ए पॉजिटिव है तो आपका ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है तो आपको मिनिमा ही मिलेगा। आई होप आप समझ पाए। वहीं दूसरी ओर अगर मैं कंक्लूड करूं कि जब ए नेगेटिव था तो ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग था, तो डू यू नॉट थिंक आपको मैक्सिमा ही मिलेगा। आप देख सकते हैं सिक्स्थ केस जब ए नेगेटिव है तो मुझे मैक्सिमा मिला। आप देख सकते हैं फोर्थ केस जब ए नेगेटिव है मुझे ये मैक्सिमा मिला। आप देख सकते हैं सेकंड केस जब ए नेगेटिव था मुझे ये पॉइंट मैक्सिमा मिला। सो डिड यू अंडरस्टैंड ग्राफ्स की हेल्प से कि एग्जैक्टली कैसे बिहेव करता है और इसे कैसे समझा जाता है। आई होप एक अच्छी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप बिल्ड कर पा रहे हैं इसे लेकर, और इसी कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां ग्राफ्स को मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा क्वाड्रेटिक फंक्शंस के पर्सपेक्टिव से, ताकि आप और अच्छे से चीजें समझ पाएं। उस प्रिपरेशन के तहत जो कि आपको आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है स्टूडेंट्स। इस प्रिपरेशन में हमने शुरुआत अलजेब्रा से की है, जहां बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और वेक्टर्स इन 3D ये हमारा आने वाले समय में ऑर्डर रहने वाला है। ऑफ कोर्स इस तरीके से जब आप बेसिक्स कवर कर लेंगे, यानी हर एक चैप्टर के हर एक सिंगल कंसेप्ट को कई सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल से हम जेडब्ल्यू मेंस और एडवांस लेवल तक कवर कर चुके होंगे, तब हम एक्चुअल आईआईटी जेडब्ल्यू मेंस में पीछे पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड देन सारे पीवाईक्यूज मेंस के कर लेने के बाद जेडब्ल्यू एडवांस्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर शिफ्ट होंगे। और इस तरीके से तैयारी हमेशा आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, यानी कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं रहेगी। एंड ये वीडियोस हमेशा आपको हमारे प्लेलिस्ट में यूट्यूब चैनल पर मिलते रहा करेंगे, तो आप हमेशा इन्हें एक्सेस कर सकते हैं और अपने पेस पर अपनी स्पीड पर देख सकते हैं। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे, स्टूडेंट्स। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।